नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और हम तीनों मिलकर अगले 1 घंटे कार्यक्रम का जो पहला हिस्सा होगा यो स्टॉक का, वहां पर भी आपके सवालों का जवाब देंगे। और शेयर बाजार सबका अधिकार जो कि 11 से 11:30 बजे के बीच में है, वहां पर हम आपके शेयर बाजार से जुड़ी तमाम उलझनों को सुलझाएंगे हमारे एक्सपर्ट के नजरिए से। इसके साथ ही योर स्टॉक्स में आप अपना सवाल किस तरह पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए। आपके स्क्रीन के हिस्से में जो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर या तो कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, आपको जो भी तरीका रास आता हो उसके जरिए आप अपना सवाल भेजिए। लेकिन तरीका बेहद एक पैटर्न वाला है, तो इसलिए उसमें कोई भी जानकारी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। किस तरह से है, तो पहले अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितनी संख्या में आपने स्टॉक लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक नजरिया है 2 महीने 3 महीने, तो वो भी जिक्र कीजिए। और यही चीज आप सोशल मीडिया और इसके साथ ही यूट्यूब के लाइव कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। उन सवालों को भी हम बीच बीच में शामिल करेंगे। इनमें से कोई जानकारी मिसिंग होगी तो हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। इसके अलावा कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो हमारे डेटाबेस में नहीं है, जो हमारी कवरेज में नहीं है, तो हम उन सवालों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो चलिए, बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव हमें साफ तौर पर नजर आता हुआ। आप देखिए 25,750 के पास इस वक्त निफ्टी यहां पर नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी में खास तौर पे देखें तो बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से लगभग 300 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। 52,850 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। अगर हम निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो आज देखिए आईटी शेयरों का जोश साफ तौर पर नजर आया। टेक महिंद्रा टॉप गेनर, 3.25% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा इन्फोसिस में भी और विप्रो में भी आप लगभग 1 से 1.5% की तेजी आप देख पा रहे हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, अब जी हां, बजाज ट्विंस भी आज निफ्टी 50 गेनर्स की सूची में है। एसबीआई और टाटा मोटर्स में भी तेजी मोमेंटम बना हुआ है। दबाव आज पेंट शेयरों में देखिए, एशियन पेंट्स 2.25% की गिरावट के साथ यहां पर निफ्टी 50 का टॉप लूजर। टाटा स्टील में भी आज गिरावट, यानी जो मेटल पॉकेट है वहां पर आज मुनाफा वसूली नजर आ रही है। 2% टाटा स्टील नीचे है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए और हिंडाल्को देखिए, ये भी 1 से 1.5% नीचे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो, ग्रासिम, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स पर भी आज दबाव हम देख पा रहे हैं। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर होता हुआ और जो मार्केट की शुरुआत रही है उससे खास तौर पे सपोर्ट मिल रहा है। 1416 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1084 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए, अपने साथ चर्चा में खास एक्सपर्ट्स को भी अब शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह सर। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। और जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल बाजार में न तो इंडेक्स स्तरों पे और न ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ये सभी जो है नदारद थे। हालांकि एक्सपेक्टेड लाइन पे था, जिस तरह से हमारी चर्चा भी हो रही थी कि ये एक ड्यू मुनाफा वसूली थी, एक करेक्शन जो था जिसका वाकई एक एक्सपेक्टेड लाइन पे ही हमें नजर आ रहा था। कुछ ग्लोबल संकेतों की वजह से भी दबाव था। आज थोड़ी तस्वीर उलट है। इंडेक्स जरूर ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, जिस तरह से शुरुआत एक बेहतरी के साथ हुई थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। आज हम देख रहे हैं कि खास तौर पे आईटी का जिक्र करना होगा। आईटी शेयरों में आज जो है वो रौनक नजर आ रही है। टेक महिंद्रा टॉप गेनर है, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में भी तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंस से जुड़े जो शेयर हैं, बजाज ट्विंस चल रहे हैं, पीएफसी, आरईसी, ये दोनों जब चलते हैं तो साथ ही चलते हैं और आज भी वही आलम है। 2 से 3% की तेजी नजर आ रही है। रियल एस्टेट पर लगातार दूसरा दिन है जब आज हम प्रेशर देख पा रहे हैं। इन सब के नजरिए से बताइए, पहले तो इंडेक्स पर रणनीति बताइए कि क्या किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा, कहां से बाजार नजर आ रहा है और कोई ऐसा सेक्टर जहां पर आज निगाह रखनी चाहिए, तो उसके बारे में भी बताएं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो इंडाइसेस की बात करें तो एक जो स्टार्ट करा है अक्टूबर सीरीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, एक बहुत ही सॉफ्ट स्टार्ट है। मुनाफा वसूली के दौर से स्टार्ट हुआ है। और अगर आप ब्रॉडली इंडेक्स का आउटलुक देखें तो 26,000 के नीचे कल क्लोजिंग दिया, तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ब्रेक हुआ है इंडेक्स में। कल आप देखें तो बाजार में जो ब्रॉडर मार्केट ब्रेड था, जो कहीं ना कहीं आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट नहीं
नहीं थी, बिकवाली थी ब्लू चिप कंपनीज में, निफ्टी 50 स्टॉक्स में। और आज जो है कल एक ट्रंकेटेड वीक या कल छुट्टी होने के चलते शॉर्ट वीक है, तो उसके चलते जो फॉलो ऑन इफेक्ट रहेगा, आज भी मेरे हिसाब से मार्केट्स चौपी से लेके थोड़ा सा आज दबाव जरूर आपको बाजार में दिखेगा। तो आपको अगर लेवल फॉलो करने हैं तो लेवल्स आपको देखने हैं निफ्टी के 25,700 टू 25,700, ये एक इंट्राडे सपोर्ट है निफ्टी का। मैं उम्मीद कर रहा हूं वहां से आप हल्की सी एक डे ट्रेडिंग की रिकवरी आपको मिल सकती है। बाकी 25,950 एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। इवन शॉर्ट टर्म के लिए 26,000 में काफी कॉल राइटिंग है, तो मेरे हिसाब से 26,000 26,100 ये हफ्ते भर के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो रणनीति रहेगी कि निफ्टी में सिर्फ डे ट्रेडिंग तक बाइंग अपनी सीमित रखे फिलहाल, क्योंकि एक हल्का सा ट्रेंड नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, तो उसके चलते थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी आपको। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो ट्रेंड को अब ट्रेंड के साथ बने रहे, ऑपोजिट कॉन्ट्रा ट्रेड्स ना बनाए। तो एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी नीचे के स्तर में 52,700 या 52,500 तक छू सकता है। तो एक कुल मिला के नेगेटिव आउटलुक है इंडाइसिस में, तो सावधानी बरतने की मैं राय दूंगा। जी बिल्कुल, तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस था अक्षय जी की तरफ से, आपको लेवल्स भी दे दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बताएं आप कैसे? जी बढ़िया हूँ जी। बताएं किस में आपकी खरीदारी है? सर मेरी इरकॉन में है 500 शेयर 295 के प्राइस में। जी, और आपका होल्डिंग पीरियड कैसा है? 1 साल तक का। 1 साल तक का, ठीक है। यहाँ से थोड़ा नीचे आता हुआ तो नज़र आ रहा है। अक्षय जी मैं आपके पास ये आना चाहूँगा इसके लिए। स्टॉक की बाइंग इनकी 295 से, वहाँ से देखें तो करीबन कुछ 25% नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से स्टॉक 35% नीचे गिर चुका है। अच्छी बात यह है कि जो लेवल पे है अभी जून में ही यहाँ पे एक अच्छा बेस बना था, इसी लेवल के आसपास से एक खरीदारी आई थी। उसके पहले भी देखे तो मई महीने में भी इसके पास ही कुछ 220 के आसपास से ही हमें खरीदारी दिखी थी। स्टॉक अभी उसके ही आसपास थोड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे वापस से एक सपोर्ट बेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन लॉस में चलती हुई नजर आ रही है। वीकली चार्ट में देखूं तो ये 12th वीक है जहां पे एक तरफा गिरावट देखने को मिला है इरकॉन में। और कहां से स्टॉक रिकवर होगा, सपोर्ट बेस कौन सा है जो अहम रहेगा ये स्तर से, तो वो लेवल है करीबन 210 का, 210 का। तो अभी तक एक 25-30 रुपए की और दूरी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिविटी और कंटिन्यू होगा, क्योंकि कोई भी सपोर्ट बनने की उम्मीद तो नहीं दिख पा रही है। वॉल्यूम्स भी काफी डल है, बिकवाली का प्रेशर हर हल्के से राइज पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका होल्डिंग का समय करीबन 1 साल के ऊपर है, 1 साल तक है। तो 25 रुपए की दूरी है, उसके लिए आप एग्जिट तो ना ले, क्योंकि जो लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई खामी नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर स्टॉप लॉस बनाना है आपको, तो आपको कम से कम 180 का स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। और अगर आप एवरेजिंग के लिए ओपन है तो 200-210 का स्तर आता है, तो एक बार आप एवरेज कर सकते हैं वहां, उस एरिया से अगर रिकवरी मिलती है, क्योंकि वहां पे एक बार हमको चार्ट्स वापस रिवाइज करके देखना पड़ेगा। तो रिकवरी आती है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 250-260 तक एक पुल बैक में आपको ये स्टॉक मिल सकता है। चलिए, तो इरकॉन में ये सलाह आ रही है, लेकिन अगले दर्शक मेरे ख्याल से शायद फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यश राय। यश हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है और किस भाव पर? मेरे पास मैम कोचिंग शिपयार्ड है, ओके। 251 शेयर के आसपास है, और 2100 के रेट पर मैंने परचेज किया हुआ है। अब क्योंकि काफी गिर गया है तो 250 हाँ, पे गिर गया। बहुत ऊंचे भाव पे खरीद लिया आपने तो यश। जी जी जी। कितना समय और देना चाहते हैं? 6-7 मंथ है अभी, मतलब इस पे 6-7 महीने और हैं क्या? ओके, चलिए। गौरांग, आपके रडार पे स्टॉक होगा? एक हफ्ते पहले हमने देखा फुत्सी का जो इंक्लूजन हुआ है उससे जो लगातार एक गिरावट का माहौल था, वहाँ से निकलकर स्टॉक में तेज़ी तो आई थी, लेकिन यश कंसर्न ये है कि यश की जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, 2100। तो 6-7 महीना ये बोल तो रहे हैं, कवरेज में स्टॉक है, तो बताइएगा क्या रणनीति हो। धन्यवाद कविता, सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो
यश की दिक्कत है समय सीमा। अगर आप निवेश की बात करें तो निवेश बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि कुछ सालों पहले जब आईपीओ आया था और आईपीओ के पश्चात हमने निरंतर इस कंपनी में निवेश की राय दी है। हाल फिलहाल जो हमारी कवरेज है वो अंडर रिव्यू है, लेकिन मैं कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पर देना चाहूंगा जिससे यश को मेरे ख्याल से अपने निवेश की जो रणनीति है उसको लेकर के थोड़ी पारदर्शिता आ जाएगी। तो यश, पहले तो अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा 6-7 महीने नहीं होनी चाहिए, बल्कि 3 से 5 साल होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि इनके पास ऑर्डर बुक तो मजबूत है, कामकाजी भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी प्रिसिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में अगर 3-6 महीने में 7 महीने का अगर आप समय देते तो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है जो परिस्थिति है उसमें। तो अगर आपके पास की कोई पाबंदी नहीं है, आपको रुपए की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर आप लंबी अवधि का नजरिया बनाते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के अंदर, मिसाल के तौर पर कोचिन शिपयार्ड, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, ऑर्डर बुक भारतीय नौसेना से निरंतर आती है, विदेशी कंपनियों से भी इनके पास जो समुद्री जहाज बनाने के लिए आते हैं, रिपेयर करने के लिए आए, वो भी अच्छी बात है। जो ड्राई डॉक फैसिलिटी है कविता कोचिन शिपयार्ड के पास डाउन साउथ यानी कि दक्षिण भारत में, वो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक में मेरे ख्याल से सबसे बड़े ड्राई डॉक फैसिलिटी है जहां पर समुद्री जहाजों की मरम्मत की जाती है। तो कंपनी अच्छी है, भविष्य बहुत उज्ज्वल है। दिक्कत है इनके समय सीमा को लेकर के। अगर ये परिवर्तन कर लेते तो मेरे ख्याल से इनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ये मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज अंडर रिव्यू है, लेकिन कंपनी बहुत ही सक्षम और मजबूत। बिल्कुल, तो ये है कोचीन शिपयार्ड पर एक विस्तृत नजरिया, तमाम पहलुओं को आपके सामने गौरांग जी ने रखा। हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का वक्त हो चुका है। तो रोजाना एक एक्सपर्ट के जरिए आपको हम कॉल बताते हैं, हम आपको पिक बताते हैं। तो आज स्नेहा सेठ, डेरिवेटिव एनालिस्ट एंजल वन की तरफ से जो रणनीति आई है, इन्होंने इन्फोसिस की यहाँ पे कॉल दे रखी है 1920 की 4547 के प्राइस पर ये इनिशिएट कर रही हैं कॉल, और इसके लिए स्टॉप लॉस जो ये रेकमेंड कर रही हैं वो लगभग 31 का है और टारगेट 74 का बताया जा रहा है। स्नेहा के एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे अधिकतम लॉस की संभावना लगभग 6.4 के आसपास की है, 64,000 का लॉस। और अगर हम मुनाफा देखें तो यहाँ पर 10,800 तक का मुनाफा यहाँ पर जो है इन्होंने 6400, माफ़ कीजिएगा, जो अधिकतम मुनाफा है 6400 का है, और ये प्लेट में थोड़ी सी गलती थी तो करेक्ट हो गई, और 10,800 का अधिकतम मुनाफा यहाँ पर आका गया है। तो इन्फोसिस की कॉल 4547 पर स्नेहा की तरफ से रेकमेंड की जा रही है। और इसके अलावा एक डिस्क्लोजर भी आपको हम दिए देते हैं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में पैसे लगाना जोखिम भरा भी हो सकता है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा रखकर ही इसमें आगे बढ़ें। ऑलराइट, तो योर स्टॉक में अब आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट से आज हम जुड़ेंगे, क्योंकि एमएनएम के सितंबर के जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं वो उम्मीद से बेहतर आए हैं, और कंपनी के वॉल्यूम में देखा गया है 16% की बढ़त आई है। इतना ही नहीं, बिक्री आंकड़े और आगे का आउटलुक कैसे रह सकता है, हमारे साथ एमएनएम के ऑटोमेटिव डिवीजन के प्रेसिडेंट विजय नकरा भी जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है योर स्टॉक में। और जिस तरह के आंकड़े आए हैं उसके लिए मुबारकबाद, लेकिन अब देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, अब ऐसे में महिंद्रा की जो सेल प्रोजेक्शंस हैं उसे आप कहां और कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जो बिक्री के आंकड़े यहां पर बताए जा रहे हैं, और साथ ही इसको जो बूस्ट मिलेगा वो क्लियरली आपके नए लॉन्चेस से मिलेगा, जिसमें नाम लेना चाहिए थार रॉक्स का, जिसकी लॉन्च 3 तारीख को होने वाली है, नवरात्रि के पहले दिन। तो इनिशियल रिस्पांस अभी तक जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो कैसा है, और साथ ही ये बताइएगा कि कहाँ से, भारत के किस क्षेत्र से आपको अच्छा रिस्पांस आता हुआ दिखाई दे रहा है? बड़े शहरों से या छोटे मझोले शहरों में भी यहाँ पर न सिर्फ इस लॉन्च को लेकर उत्साह है, बल्कि ओवरऑल खरीदारी को लेकर भी जोश है, बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके शो पे इनवाइट किया। मैं
शुरू करना चाहूंगा सितंबर के मंथ के परफॉर्मेंस से। सितंबर का महीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। हमने 51,000 एसयूवीज होलसेल किए हैं, जो 24% ग्रोथ है। हमारा ओवरऑल ऑटो बिजनेस का नंबर भी 88,000 है, जो तकरीबन 16% ग्रोथ के करीब है। जैसे हम फेस्टिव सीजन की और बढ़ रहे हैं, जो अगले 2-3 दिन में शुरू होगा, हमारी जो बुकिंग पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है सारे पोर्टफोलियो पे। चाहे हम स्कॉर्पियो की बात करें, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, चाहे हम XUV 700 की बात करें, चाहे हम XUV 3XO की बात करें, बोलेरो की बात करें, या थार एज अ पोर्टफोलियो जो हमारा पहला 3 डोर प्रोडक्ट था और अभी थार रॉक्स है। तो हमारी उम्मीद ये है कि फेस्टिव सीजन हमारे लिए अच्छी रहेगी। हमारी बुकिंग पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। जो सारे इंडिकेटर्स हैं, चाहे आप मॉनसून की बात करें, चाहे आप रूरल की बात करें, ये सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं, जो हमें कॉन्फिडेंस दे रही है कि ये फेस्टिव सीजन हमारे लिए बेहतर होगा। बिल्कुल विजय साहब, बहुत दुरुस्त बात आपने कही है। चाहे मॉनसून रहा हो, रूरल डिमांड रही हो, या ओवरऑल ऑटो सेक्टर की पूरी ग्रोथ की कहानी देखें तो वो बेहतर नज़र आई। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह की ऑर्डर है और जिस तरह के बुकिंग्स हैं, उसे देखते हुए फेस्टिव सीजन भी दमदार रख रहा है। आपने थार रॉक्स का जिक्र किया, जाहिर सी बात है बाकी जो आपकी एसयूवी एक्सयूवीज हैं उनको लेकर तो तमाम बातें सामने आती रही हैं। हमें ज़रा स्पेसिफिकली थार रॉक्स के बारे में थोड़ा नज़रिया दीजिए। अगर हम RX2, RX4 इन दोनों का जिक्र करें तो कौन सा ऐसा वर्जन है जहां पर आपको डिमांड ज्यादा हायर नजर आ रही है? देखिए, रिस्पांस तो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग है। हमारी बुकिंग्स 3 अक्टूबर को ही खुलती हैं। अभी बुकिंग्स खुली नहीं हैं। हमने गाड़ियां पहले पहुंचाई थी डीलरशिप पे, ताकि कस्टमर आके प्रोडक्ट को देख सके, टेस्ट ड्राइव कर सके, एक्सपीरियंस कर सके बुकिंग के पहले। हमारी जो ऑन ग्राउंड से अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, ओवरवेलमिंग है। तो हमें उम्मीद है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर एसयूवी लॉन्च होगा, और वो जब एक बार बुकिंग्स आएंगी तभी हम बता पाएंगे, बट दैट्स आवर एक्सपेक्टेशन। एंड जहां तक कि आपने वेरिएंट्स की बात की, ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। हमने बहुत सारे हाई एंड फीचर्स इस प्रोडक्ट पे दिए हैं, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कई लॉन्चेस से, जो हाई एंड वेरिएंट होती है, सबसे ज्यादा बुकिंग्स उसी की आती है, और ज्यादातर ये अर्बन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। तो हमारी उम्मीद भी वही है कि 2 व्हील ड्राइव हाई एंड वेरिएंट्स पे ही हमारी सबसे ज्यादा बुकिंग आएगी। जी बिल्कुल। तो आपने जैसे कि बताया कि रॉक्स की बुकिंग 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, लेकिन गरबा शुरू हो रहा है 10 तारीख से, उसके बाद दशहरा रहेगा, फिर दिवाली रहेगी, तो ये पूरा फेस्टिव सीजन का सिलसिला अभी शुरू होने वाला है। तो क्या इस फेस्टिव सीजन पे कुछ रिलैक्सेशंस देख सकते हैं, कुछ ऑफर्स देख सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि डिमांड तो सारे ब्रांड्स में स्ट्रांग है, तो हमने इस फेस्टिव सीजन में कोई डिस्प्रपोर्शनेट कस्टमर ऑफर या इंसेंटिव नहीं ऑफर किया है। और सारी कंपनीज जो कस्टमर की ऑफर्स अनाउंस करती हैं, वो फेस्टिव सीजन से पहले करती हैं, ताकि कस्टमर को जानकारी हो, होना चाहिए कि उन्हें क्या प्राइस पे प्रोडक्ट मिलने वाली है। तो हमने तो हमारा स्कीम पहले ही अनाउंस किया था, और जैसे मैंने कहा कि कोई डिस्प्रपोर्शनेट इंसेंटिव या स्कीम हमने ऑफर नहीं किया है, क्योंकि हम हमेशा वो एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं बिटवीन प्राइसिंग एंड स्कीम कस्टमर के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है जो हम ऑफर करेंगे, और डिमांड स्ट्रांग है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इस पे बिजनेस पर चर्चा करने के लिए। साथ ही साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अपने न्यू वेरिएंट लॉन्च के लिए।